हेलो नमस्कार दोस्तों। और मैं दीक्षा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी सामान्य प्रबंधन की क्लास चल रही है और आज हम नियोजन देखने वाले हैं। नियोजन को हम जानेंगे। एक क्लास नियोजन के ऊपर हमारी हो चुकी है जिसमें हमने विशेषताएं और उद्देश्य हमने जान लिए हैं और परिभाषाएं जो हैं हमने उस क्लास में जान ली थी। आज हम इसके आगे का देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारी क्लास की तरफ। बने रहिए आप हमारे साथ इस क्लास में। तो देखिए सबसे पहले हम नियोजन के अंग की बात करेंगे। किसकी? नियोजन के अंग। देखिए अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हो, प्लानिंग में आप गोल गोल तो आपका होगा। कोई प्लानिंग क्यों की जाती है? किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए तो प्लानिंग की जाती है। कोई आप गोल बनाते हो, उस क्या उद्देश्य बनाते हो कि मुझे ये काम करना है, तो उसके लिए आप प्लानिंग करते हो। तो क्या प्लानिंग का कौन सा अंग हो गया? ये उद्देश्य। नीतियाँ देखिए, आप कोई व्यवसाय का कोई जैसे मध्य स्तरीय प्रबंध जो होते हैं वो जो निम्न स्तर के लोग काम करते हैं, एक नीति जो एक सर्वश्रेष्ठ नीति जो होती है वो बना देते हैं कि इस हिसाब से आपको कार्य करना है। और कार्य विधियाँ भी नियोजन का एक अंग है। कार्य विधियाँ या प्रक्रियाएं, किस प्रक्रिया से कार्य किया जाए। जैसे प्लानिंग में कौन सी प्रक्रिया सर्वश्रेष्ठ है, मतलब इतनी सारी प्रक्रियाओं में से एक प्रक्रिया जो सर्वश्रेष्ठ हो, है ना। और प्लानिंग करते हैं उसमें हम नियम भी बनाते हैं। कोई जैसे स्कूल खोलते हैं, स्कूल में कुछ नियम वगैरह होते हैं, प्लानिंग ही तो है ना। उसमें कुछ नियम भी होते हैं, उस हिसाब से आपका काम किया जाता है। उसमें विधियाँ भी होती हैं, रचनाएं भी होती हैं, है ना। बजट भी बनाया जाता है कि आपकी खर्च करने के लिए आपके पास कितना बजट है। अपन कहते हैं ना कोई चीज़ खर्च, हमारे पास इतना बजट नहीं है इतनी चीज़ें खरीदने के लिए। तो बजट क्या है, अपने पास कितना पैसा है उस हिसाब से अपन उस व्यवसाय में, उस दुकान वगैरह में अपन लगा सकते हैं अपने पास बजट जितना होगा। प्लानिंग, पूर्व प्लानिंग ही ये रहती है बजट में। और कार्यक्रम, जो सारे कार्य किए जाते हैं, जो मतलब योजनाएं का एक श्रृंखला के रूप में, सारी एक योजना श्रृंखला के रूप में वो क्या कहलाएगी? कार्यक्रम। यानी एक गोल है, उसी को पूरा करने के लिए जो योजनाएं बनी हुई हैं वो क्या है? कार्यक्रम। यानी ये सभी क्या है? नियोजन के अंग हैं। क्या है? अंग। अगर इनमें से एक भी चीज़ अगर नहीं, मतलब प्लानिंग में नीतियाँ नहीं बन पाई या विधियाँ नहीं बन पाई, मतलब मान के चलो कुछ भी एक आध चीज़ इसमें से छूट गई, ये नहीं बनी, तो नियोजन बराबर रूप से चलेगा, नियोजन रुकेगा नहीं। जिस प्रकार से शरीर के अंग होते हैं, जैसे उंगली आपकी है, उंगली, हाथ है आपके, हाथ टूट जाए फिर भी आप जिंदा रहोगे। अगर आपकी आँख खराब हो जाए या कुछ भी हो जाए तब भी आप जिंदा रहोगे। इसी प्रकार ये अपने क्या है? अंग है। ये उसी प्रकार ये क्या है? नियोजन के अंग हैं। अगर एक हाथ इसमें से नहीं होगा तो भी कार्य, प्लानिंग आपकी बराबर रूप से चलेगी। लेकिन उद्देश्य इसमें ज़रूरी है। क्यों आप प्लानिंग किस लिए कर रहे हो? आप प्लानिंग ही किस लिए कर रहे हो? उद्देश्य को पूरा करने के लिए, है ना। प्लानिंग क्यों की जाती है? किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए। जैसे आप पढ़ रहे हो या आप मैनेजमेंट जो पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो? आपका क्या उद्देश्य? आपका उद्देश्य पटवारी का एग्जाम क्रैक करना, पटवारी बनना आपका लक्ष्य है। क्या है अब नियोजन के सिद्धांत? देखिए कुंटज ओ डोनेल, कुंटज तथा ओडोनेल जो थे उन्होंने एक प्रभावी नियोजन के लिए कुछ सिद्धांत बताए थे। हम उन सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार का नियोजन करना चाहिए। देखिए कार्यकुशलता का सिद्धांत, पहला क्या सिद्धांत है? कार्यकुशलता का सिद्धांत। इसका मतलब कि न्यूनतम लागत पर आप एक अच्छी प्लानिंग कर लो।
क्या एक कम लागत पे कुशलता, कुशलता जो वर्ड है वो कब यूज़ होता है, जब आप कोई काम कर रहे हो और वो न्यूनतम लागत पर पूरा हो जाए, न्यूनतम लागत पर जो लक्ष्य है आपके न्यूनतम लागत पर पूरे हो जाए। देखिए, नियोजन करते वक्त कार्य कुशलता को ध्यान में रखना चाहिए। इसके तहत न्यूनतम प्रयत्नों एवं लागतों के आधार पर संगठनों के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग होता है। क्या होगा प्लानिंग से क्या होगा, मतलब आपकी पहले आप प्लानिंग कर लोगे तो क्या होगा, कुशलता होगी। कैसे, आपकी जो लागत व्यय होगा वो कम लगेगा और आपको अच्छी तरीके से आपको लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। व्यापकता का सिद्धांत, देखिए जो प्लानिंग है, जो नियोजन है, वो क्या सभी स्तरों पर बराबर रूप से लागू होना चाहिए। जो उच्च स्तर है, जो मध्य स्तर है और निम्न स्तर है, उन सभी जगह क्या नियोजन होना चाहिए। अगर आप सिर्फ प्रबंध उच्च स्तर पर नियोजन करते हो, प्लानिंग करते हो, तो क्या मध्य स्तर प्रबंध या निम्न स्तर प्रबंध सही से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। प्लानिंग सभी स्तरों के लिए समान रूप से कार्य करना चाहिए। देखिए, नियोजन में व्यापकता होनी चाहिए। नियोजन प्रबंध के सभी स्तरों के अनुकूल होना चाहिए। सभी स्तरों पर क्या है, नियोजन जो प्लानिंग है वो क्या सभी जगह लागू होना चाहिए। समय का सिद्धांत, देखिए कोई काम करते हैं हम तो उसे समय पर पूरा करना बहुत ज़रूरी है। कैसे समय पर पूरा कार्य करना कैसे ज़रूरी है? आप पढ़ाई कर रहे हो और आप प्लानिंग नहीं, अगर आप समय पर पटवारी बन, मतलब जो मुझे एग्ज़ाम जब भी आपका मार्च में होगा, आप तब तक आपकी प्लानिंग, आपकी तैयारी अच्छे से कर लेते हो तो आपको लक्ष्य, पटवारी बनना लक्ष्य है, वो आपका पूरा अच्छे से हो जाएगा। अगर आप मार्च या फरवरी है ये पूरी, तो आप यहाँ तक अपनी तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते हो तो आपका लक्ष्य पूरा नहीं होगा। यानी प्लानिंग तो ज़रूरी है ही, पर प्लानिंग समय के साथ बहुत ज़रूरी है। समय का इसमें ध्यान रखना जो है बहुत ज़रूरी है। देखिए, नियोजन करते समय विशेष का ध्यान रखना चाहिए जिससे सभी कार्यक्रम निर्धारित समय में पूरे किए जा सकें एवं निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। यानी कि समय पर कार्य करना इसमें बहुत ज़रूरी होता है। सहयोग का सिद्धांत, अगला है सहयोग का सिद्धांत। कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी, अधीनस्थ वगैरह, उच्च स्तर के प्रबंध, इन सब में क्या होना चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए। अगर लक्ष्य एक ही है तो अलग अलग लोग जो है अलग अलग काम क्यों कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से वो लोग मतलब मदद करें एक दूसरे की। सहयोग, देखिए नियोजन के संगठन में कार्यरत सभी कार्मिकों का सहयोग अपेक्षित होता है। सभी का जो सहयोग होता है वो ज़रूरी होता है। कर्मचारियों के सहयोग व परामर्श के आधार पर किए गए नियोजन की सफलता की संभावना अधिक होती। क्या कर्मचारियों का जो सहयोग होगा और जो परामर्श, जो कर्मचारी कुछ कार्य करते हैं, जो उच्च स्तर का प्रबंध होता है वो सिर्फ क्या मैनेजमेंट करता है, मतलब नीतियाँ वगैरह बना देता है, लेकिन जो नीचे सबसे नीचे कार्य कर रहे हैं जो कर्मचारी, उनसे वो परामर्श देते हैं। क्यों, काम तो वही कर रहे हैं ना। जैसे कोई कुछ भी मशीनों का काम वगैरह हो गया, काम पे कौन लगे, कर्मचारी लगे हैं, तो वो क्या परामर्श देते हैं। उनके आधार पर क्या नियोजन की सफलता की संभावना क्या होती है, यानी लक्ष्य को पूरे करने में संभावना ज़्यादा होती है, लक्ष्य पूरा जल्दी हो जाता है। सहयोग का सिद्धांत। अब क्या है, नीति का सिद्धांत। कैसी नीति का सिद्धांत, एक ऐसी नीति बनाई जाए जिससे आपका लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा हो जाए, अच्छे से आपका लक्ष्य जो है पूरा हो जाए, अच्छी नीतियाँ बनाई जाए। ये सिद्धांत इस बात पर बल देता है, नियोजन को प्रभावी बनाने के लिए ठोस एवं सुपरिभाषित नीतियाँ बनाई जानी चाहिए। कैसी सुपरिभाषित नीतियाँ बनाई जानी चाहिए? क्या अच्छी नीतियाँ बनाई जानी चाहिए जिससे आपका क्या लक्ष्य अच्छे से पूरा होगा।
अब क्या है प्रतिस्पर्धात्मक का सिद्धांत। देखिए आजकल हर क्षेत्र में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। आप पढ़ाई की तैयारी जब कर रहे हो तो आप ये सब सब्जेक्ट पढ़ते हो, जीके वगैरह, मैथ, तो आप किसी से क्या मतलब एक तैयारी की एसएससी की कर रहे हो, व्यापम की, पटवारी की, ये बात एक अलग होती है। पर सब लोग क्या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। किसकी? कंपटीशन की तैयारी बोलते हैं। तो उसी तरह व्यवसाय में भी क्या है, व्यवसाय में भी लोग दुकानें होती हैं वो भी क्या कंपटीशन करती हैं कि उसका सामान अच्छा हो, उसके ग्राहक ज़्यादा आते हैं। तो क्या जो मार्केट है वहाँ पे भी क्या एक कंपटीशन का एक जो तत्व है, जो प्रतिस्पर्धा का जो भाव है वो क्या वहाँ पे भी उत्पन्न होता है। यानी कौन देखते हैं कि किसका सामान ज़्यादा बिक रहा है। देखते हैं अपन आजकल बाजार में भी अपन को देखने को मिल जाता है, दुकानें बहुत सारी लगी होती है, अपन किस दुकान पे जा रहे हैं, है ना। ये सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि नियोजन करते समय प्रतिस्पर्धी संगठनों की नियोजन तकनीकों, कार्यक्रमों, भावी योजनाओं आदि को ध्यान में रखकर ही नियोजन किया जाना चाहिए। यानी नियोजन जो प्लानिंग की जानी चाहिए वो किस तरीके की, जो प्रतिस्पर्धी बाजार में है उनसे आप अच्छा कर सको। जैसे कोई मान लो दुकान है, साड़ियों की दुकान है बहुत सारी, और आप उसी जगह मतलब उसी एरिया में आप साड़ी की दुकान खोल रहे हो, तो आपको क्या चारों तरफ देख लेना चाहिए कि किस तरीके की दुकान वहाँ पे चलती हैं, किस तरीके की वहाँ पे साड़ियाँ जो है बिच रही हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, अगर आप वैसी की वैसी या उससे ख़राब अगर चीज़ों को उत्पादन कर लेते हो, साड़ी वगैरह की दुकान खोल लेते हो, तो वो साड़ियों की दुकान आपकी ज़्यादा नहीं चलेगी। यानी कि आसपास के जितने भी मतलब साड़ियों की दुकान है उन सभी को आपको देखना पड़ेगा। यानी भावी योजनाओं को देखकर आपको चलना पड़ेगा। अगला है निरंतरता का सिद्धांत। जो नियोजन प्रक्रिया होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, निरंतर चलती रहना चाहिए। अगर आपने एक योजना बना ली और आप सोच रहे हो ये सफल हो गई, ठीक है, अगली योजना हम नहीं बना रहे, तो क्या जो निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है, निरंतरता का सिद्धांत ये कहता है कि जो नियोजन है वो हर स्तर पे और हर स्तर पर होना चाहिए और निरंतर होना चाहिए। ये प्लान हो गया, उसके बाद अगला प्लान, है ना, इस तरीके के प्लान आपको लाते जाना चाहिए। देखिए नियोजन एक गतिशील तथा निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। कैसी है? एक गतिशील और एक निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। इसलिए नियोजन करते समय इसकी निरंतरता को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। किसको? निरंतरता को जो है इसमें ध्यान रखना चाहिए। मूल्यांकन का सिद्धांत। क्या? मूल्यांकन का सिद्धांत कैसे? आप जब तैयारी कर रहे हो पटवारी की, तो आपको बीच बीच में आप प्लानिंग की थी, आपने पढ़ाई की ना, सारे सब्जेक्ट आपने कवर किए थे, तो आप बीच बीच में क्या मूल्यांकन यानी आप टेस्ट देते रहिए, जिससे आपको क्या पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। तो क्या आप बीच बीच में टेस्ट लेते रहिए। देखिए नियोजन हेतु यह आवश्यक है कि समय समय पर योजनाओं का मूल्यांकन करते रहना चाहिए। जो नियोजन में क्या है, जो योजनाएं हैं उनका समय समय पर क्या मूल्यांकन जो है करते रहना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उसमें आवश्यक दिशा परिवर्तन किया जा सके। देखिए मैंने आपको जैसा अभी बताया कि आप टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट आपको बीच बीच में देते रहना चाहिए। टेस्ट से आपको क्या पता चलेगा कि आपकी तैयारी अगर ख़राब है या कोई भी दिक्कत है, तो क्या आप प्लानिंग जो आपने की थी कैसे कैसे पढ़ना है, ये जो आपको पढ़ना है, तो आप उसमें परिवर्तन कर सकते हो कैसे? प्लानिंग में, है ना। संप्रेषण का सिद्धांत। अगला है संप्रेषण का सिद्धांत। यानी जो
ऊंचे लेवल से नीचे तक के लोग हैं, उनके बीच में जो लोग हैं वो सारे उनकी एक कड़ी होना चाहिए। उनका जो जो कुछ भी ऐसे ऊपर ऊपर के जो ऊपर लेवल था, अपर लेवल, उसने कोई मान लो कोई नोटिस वगैरह, कोई एग्ज़ाम्पल कुछ भी दिया, नोटिस वगैरह, या कोई काम करने को कहा ऊपर लेवल वाले ने, तो वो नीचे तक के लोगों से सही रूप से पहुंच जाए। संप्रेषण, उनके बीच का संपर्क ऐसा अच्छा होना चाहिए। देखिए, प्रभावी संप्रेषण के माध्यम से ही प्रभावी नियोजन संभव है। नियोजन उसके क्रियान्वयन, विचलन सुधार आदि के संबंध में कर्मचारियों को समय समय पर जानकारी दी जा सकती है और सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। यानी कि जो संपर्क होगा, जो ऊपर से नीचे तक के लोगों में जो संपर्क होगा, वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिससे क्या समय समय पर जो भी नोटिस वगैरह जो भी काम दिए जा रहे हों वो क्या अच्छे से आपको सूचनाएं नीचे के लोगों तक अच्छे से पहुंच जाएं। नियोजन का महत्व, लाभ कहो या आवश्यकता, या इसको गुण भी कह सकते हैं। हर चीज़ में एक लाभ होता है। अगर किसी भी चीज़ का है तो एक लाभ होगा और एक हानि होगी। हम बात करते हैं आज लाभ की, है ना। नियोजन का क्या लाभ है या क्या आवश्यकताएं हैं इसकी। देखिए, पहला क्या है, प्रबंधकीय कार्यों का आधार। क्या प्रबंधकीय कार्यों का आधार, प्रबंध के कार्य हो गया, संगठन है, नियुक्तिकरण, निर्देशन वगैरह, है ना, ये सब क्या है, ये सब प्रबंध के कार्य हैं। तो इन सब का आधार क्या है, सबसे पहले क्या कार्य किया जाता है, सबसे पहले आपका नियोजन किया जाता है। प्रबंध में क्या किया जाता है, प्लानिंग की जाती है। किसी भी व्यवसाय को खोलने के लिए, किसी भी संस्था को खोलने के लिए सबसे पहले प्लान किया जाता है। तो क्या प्रबंधकीय कार्य का आधार क्या है, नियोजन। प्रबंध के अंतर्गत कई कार्य किए जाते हैं, जैसे संगठन, निर्णय लेना, नियंत्रण, समन्वय, अभिप्रेरण आदि। इन सभी कार्य को कैसे पूरा किया जाए, इसके लिए एक योजना बनाई जाती है। क्या ये सब संगठन वगैरह, निर्णय लेना, क्या काम करना, इसके लिए क्या एक योजना बनाई जाती है। अगला है, उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। क्या उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। देखें, आप प्लानिंग क्यों करते हो, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। जैसा अभी बताया, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, अभी ये मैनेजमेंट क्यों पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो पटवारी बनने के लिए। तो क्या उद्देश्य प्राप्त होगा, किससे, नियोजन से होगा। प्लानिंग से ही तो होगा कोई उद्देश्य प्राप्त। कोई किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। कोई भी व्यवसाय कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्थापित किया जाता है। कोई व्यवसाय क्यों स्थापित किया जाता है, लक्ष्य क्या, लाभ, या कुछ भी हो सकता है, फिलहाल लाभ होता है। कोई व्यवसाय क्यों खोलता है, लाभ कमाने के लिए। व्यवसाय क्यों खोलते हैं, लाभ कमाने के लिए। और योजना के बिना निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्या योजना के बिना आपका जो लक्ष्य है, पैसे लाभ कमाना, क्या योजना के बिना वो आप पूरा कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो क्या योजना यहाँ पे इसकी आवश्यकता है, किसके लिए, उद्देश्य को पूरा करने के लिए। किसके लिए, उद्देश्य को पूरा करने के लिए नियोजन की आवश्यकता है। अगला है, भविष्य की अनिश्चितता को दूर करने के लिए। भविष्य की अनिश्चितता को दूर करने के लिए बिना किसी योजना के भविष्य में हर काम अनिश्चित बना रहता है। किसी भी चीज़ की अगर प्लानिंग नहीं किया जाए तो क्या होगा, अनिश्चितता बनी रहती है। अगर आप पढ़ोगे नहीं, अगर आप अभी ये मैनेजमेंट वगैरह पढ़ोगे नहीं, या कोई भी सब्जेक्ट आप पटवारी का नहीं पढ़ोगे, तो आपको क्या पता कि पटवारी के एग्ज़ाम में क्या आएगा। तो आपको अनिश्चितता
अनिश्चितता बनी रहेगी कि पेपर कैसा आएगा, किस तरीके का आएगा, है ना, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप पढ़ाई करते हो, अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको इतनी कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि कब कि क्या और कैसे करना है। इसलिए इस अनिश्चितता से बचने के लिए नियोजन बनाना बहुत ज़रूरी है। किस लिए? भविष्य की अनिश्चितता को दूर करने के लिए नियोजन भी क्या है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्या है? उतावले निर्णयों से बचने के लिए। क्या? उतावले निर्णय जो होते हैं उनसे बचने के लिए, देखिए जल्दबाजी में जो निर्णय लिए जाते हैं वो ख़राब होते हैं अक्सर। कोई भी काम अगर जल्दी जल्दी में आप करते हो तो क्या होगा, वो काम आपका ख़राब ही होगा। देखिए जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों की सफलता में हमेशा संदेह बना रहता है। इसलिए यदि व्यवसाय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पहले से योजना बना ली जाए तो अधीन निर्णयों से बचा जा सकता है ना। देखिए व्यवसाय किसी का भी खोल के बैठ गए आप, अगर किस तरीके का व्यवसाय करना है, कहाँ पर करना है, ये अगर आप पहले से ही आपने प्लानिंग कर ली है ना, तो क्या होगा, आपकी योजना सफलतापूर्वक कार्य कर सकती है। वहीं अगर आप किसी का आपने व्यवसाय देख लिया, आपने कोई दुकान देख ली, अरे वो किसकी साड़ियों की शॉप है भैया, वो बहुत अच्छी चल रही है तो मैं भी उसकी शॉप खोल लेता हूँ। उतावलेपन में आपने निर्णय ले लिया और आपने वो खोल लिया, आपकी दुकान चली नहीं। क्यों? आपने कोई प्लानिंग नहीं करी, आपने तो बस देखा और आपने उतावलेपन में क्या, आपने वो दुकान खोल ली। इसलिए क्या, उतावलेपन से बचना है। देखिए इसी पे एलन ने एक बात कही, एलन ने एक परिभाषा दी, नियोजन के माध्यम से उतावले निर्णयों व अटकलबाजी कार्यों की प्रवृत्ति को समाप्त किया जा सकता है। किसके माध्यम से? नियोजन के माध्यम से उतावले निर्णय एवं अटकलबाजी के जो निर्णय होते हैं उनकी प्रवृत्ति को क्या, समाप्त किया जा सकता है। ये किसने कहा था? एक बात कही थी एलन ने, ये आप याद रखिए। नियोजन निर्णयन में सहायक होती है। प्लानिंग करते हो आप, तो प्लानिंग करते हो उससे क्या होगा, आपको निर्णय लेने में सहायक होती हैं। निर्णय के अंतर्गत विभिन्न विकल्पों का पता लगाया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है और सर्वोत्तम विकल्प का चयन किया जाता है। जब आप प्लानिंग करते हो, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपने बहुत सारे अलग अलग तरीके से, अलग अलग टीचर्स से आपने पढ़ा होगा, तो आप बेस्ट टीचर का पता लगाते हो और फिर आप निर्णय करते हो कि मुझे इस टीचर से पढ़ना है, ये अच्छा पढ़ा रहा है, तो क्या आप निर्णय करते हो और फिर एक सर्वोत्तम टीचर का आप पता लगाते हो। किसी भी सब्जेक्ट के लिए कौन वो सही टीचर है जो आपको सही, आपको समझ में आ रहा है उससे, यानी सर्वोत्तम टीचर का आप क्या, पता लगा रहे हो। नियोजन प्रबंधक के भविष्य को देखने और विभिन्न विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प चुनने में मदद करता है। क्या प्लानिंग जो प्लानिंग होगी वो क्या प्रबंधक को भविष्य में देखने और जो विकल्प होंगे उनमें से सर्वोत्तम, यानी कोई व्यवसाय कर रहा है उसके सामने बहुत सारे विकल्प होंगे, है ना, अलग अलग विकल्प होंगे उसके सामने, तो प्लानिंग पहले करेगा तो उससे क्या होगा, उससे एक निर्णय ले पाएगा। वो कैसा एक निर्णय ले पाएगा, वो कैसा सर्वोत्तम निर्णय होगा। वो बहुत सारी क्रियाएं उसके सामने, बहुत सारी प्रक्रियाएं, है ना, बहुत सारी चीज़ें उसके सामने है, उसमें से वो एक चीज़ का निर्णय करेगा। क्या, जो नियोजन होगा वो निर्णय में क्या, सहायक होता है। अगला है संसाधनों का उचित उपयोग। क्या, संसाधनों का उचित उपयोग, यानी कि जो संसाधन है, जो भी साधन है व्यवसाय में, उनका क्या, सही तरीके से उपयोग। अगर
प्लानिंग अगर सही से कर ली जाए, प्लानिंग अगर सही से कर ली जाए तो क्या होगा, जो व्यवसाय में संसाधन होंगे वो उनका क्या आप उचित तरीके से प्रयोग कर पाओगे। हर व्यवसाय जो है उसमें संसाधन तो होते ही हैं, क्यों व्यवसाय तभी खोला है ना, उसमें संसाधन होंगे, इसलिए क्या आप अच्छे से उनका प्रयोग कर सकोगे। देखिए हर उपक्रम के पास साधन है, क्या जो हर व्यवसाय होता है, हर संस्था उपक्रम जो भी है उनमें क्या साधन तो होते ही हैं, इसीलिए प्रत्येक उपक्रम के लिए उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग करना आवश्यक है। अगर व्यवसाय है या देख कपड़ा बनाने वाली कोई मशीन है तो व्यवसाय खोल लिया और वो मशीन ऐसे ही रखी है या उसके मतलब ख़राब हो रही है वो, तो क्या आप प्लान कर लिया, आपने प्लानिंग कर ली, व्यवसाय खोलने की प्लानिंग की थी, तो क्या वो उससे अब कपड़े बनाए जाएंगे। संसाधनों जो भी साधन है आपके, मैंने तो एग्जाम्पल दिया सिर्फ, तो क्या संसाधनों का क्या सदुपयोग होगा, सदुपयोग करना क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। योजना उपक्रम के सभी साधनों का अच्छा उपयोग कर सकती है। देखिए जो योजना, जो प्लानिंग होगी, जो उपक्रम के जितने भी साधन होंगे उन सब का क्या एक अच्छा प्रयोग कर सकती है, क्या प्लानिंग। लास्ट टॉपिक है हमारा ये लागत व्यय में कमी। क्या लागत व्यय में कमी, जो हमारी लागत लग रही है न्यूनतम लागत लगे, जो मतलब लागत प्लानिंग अगर सही से होगी, प्लानिंग प्री प्लान्ड होगी तो क्या होगा, इससे जो लागत हमारी लग रही है वो कम लगेगी। किससे, अगर पहले से प्लान कर लिया जाए किसी चीज़ को तो क्या होगा, जो लागत वे हमारी लग रही है वो कैसी लगेगी, कम। नियोजन में प्रत्येक स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों का व्यय का अनुमान लगाया जाता है। नियोजन में जितने भी स्तर हैं, उच्च स्तर प्रबंध हो चाहे मध्य स्तर चाहे निम्न स्तर, उन सभी पे कितना खर्च हो रहा है इसका अनुमान लगाया जाता है। यदि व्यय का अनुमान किसी भी स्तर पर अधिक है तो उसे कम करने के उपाय केवल पूर्वानुमान लगाकर ही खोजे जा सकते हैं। यानी उच्च स्तर प्रबंध या मध्य स्तर प्रबंध, इन सभी पे किसी में से अगर किसी में ज़्यादा व्यय लग रहा हो तो कम कैसे किया जा सकता है, सोचकर प्लान करके कि ये चीज़ इसमें ज़्यादा लग रही है या इसमें पैसे ज़्यादा लग रहा है, इसका फालतू खर्चा हो रहा है, तो क्या आप पूर्वानुमान लगाकर क्या कर सकते हो, उन खर्चों को कम कर सकते हो। साथ ही विभिन्न गतिविधियों की लागत भी ज्ञात की जा सकती है, नियोजन द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है। जो गतिविधियाँ हो रही हैं उनकी क्या लागत भी आप ज्ञात कर सकते हो। नियोजन द्वारा क्या होगा, उनको नियंत्रण कंट्रोल किया जा सकता है। ये क्लास हम यहीं पे आज समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम अगली क्लास में। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और चैनल की और जो आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।